गुड इवनिंग फ्रेंड। हम अजीत कुमार इडू केयर एकेडमी पे आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत करते हैं और हम आज आप लोगों को प्रकाश चैप्टर पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक के अध्ययन के अनुसार। यह एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास, जिसका क्या बताएं, इसके बारे में हम जितना तारीफ करें उतना ही कम है, क्योंकि यह हर एक एग्जाम में इसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। और हमारे जितने भी भाई पढ़ते हैं 10th क्लास में, उन सभी भाइयों से आग्रह है कि यह एनसीईआरटी पुस्तक को अच्छी तरह से कंसेप्ट वाइज पढ़ें। और इस बुक के अगर आप सही ढंग से अध्ययन कर लिए तो आपके द्वारा लगभग आपके मैट्रिक लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे बोर्ड एग्जाम, किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न साइंस का तो नहीं छूटेगा। यह बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम दे करके आए हैं। जैसे अभी वर्तमान में रेलवे के बहुत सारा एग्जाम चल रहा है, जिसमें हमारे गुरुजी लोगों के द्वारा सजेस्ट किया गया कि एनसीईआरटी बुक आप लोग अध्ययन कीजिए, और हम लोग अध्ययन किए हैं। और हूबहू इस पुस्तक से हमारे रेलवे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और एक बात और, हम अपने जो भी मेरे प्यारे भाई हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनके लिए एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और इसी बात के साथ हम आज प्रकाश चैप्टर का हम अपना दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पिछले वीडियो में बताए थे कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है। तो हमारे महान साइंटिस्ट थे हाइजेन। तो हमारे महान साइंटिस्ट कौन थे? हाइजेन्स, जिन्होंने प्रकाश के कण गुण को बताया कि कण से प्रकाश आती है तो प्रकाश ट्रेवल करती है, किसी माध्यम में प्रकाश ट्रेवल करती है। तो हाइजेन बताया कि प्रकाश कण गुण के अनुसार हाइजेन ने बताया कि प्रकाश किसी सोलर प्लेट से जब परावर्तित किया जाए तो प्रकाश के कण के साथ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है कि हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रकाश जब एक माध्यम से आता है, जब घर में किसी होल के माध्यम से आता है, तो एक चमकता हुआ मोटा सा लाइन ऊपर जाता हुआ प्रतीत होता है हम लोगों को। हम लोग देखे भी हैं कि एक मोटा सा प्रतीत होता है जाता हुआ, उसमें एक धूल कण उड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो उसी को हाइजेन ने बताए हुए हैं। तो इसके अनुसार हाइजेन जब यह बात बताए तो न्यूटन साहब यह नियम को प्रतिपादित किए थे, और वहां पे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे। हाइजेन के इस नियम को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए, और अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद एक बात पाए कि अगर प्रकाश के कण को किसी सोलर प्लेट पे परावर्तित किया जाए तो क्या होगा। तो सोलर प्लेट पे जब प्रकाश के कण को आइंस्टीन ने परावर्तित किए तो पाए कि इससे सच में इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है। सोलर प्लेट से जब प्रकाश का किरण परावर्तित होगा, जब इसी सोलर प्लेट में प्रकाश का किरण जब आके टकराएगा, टकराने के बाद जब यह परावर्तित होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन गमन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन गमन करेगा तो एक बात बताइए, हम लोग कुछ ऐसा जीवन में काम करते हैं कि उसी तरह का उत्पादन भी करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कुछ खा लिए, कुछ गड़बड़ सामान खा लिए, जैसे ज़्यादा ऑयली फूड खा लिए, बर्गर ये सब खा लिए, तो खाने के बाद होता क्या है कि उसका साइड इफेक्ट हमारे
पेट पे पड़ता है, हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे उत्सर्जी अंगों पे पड़ता है। जैसे कि हमारा उत्सर्जी अंग है, उस पे ये सब चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है जो हम खाए हैं। तो खाने के बाद हुआ क्या कि जैसा खाए हैं वैसा उत्सर्जन करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे प्रकाश गुण इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के कारण इसका मतलब है कि इसमें विद्युत का गुण पाया जाता है। तो इस बात को सत्यापित करते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया कि भैया ये तो प्रकाश के गुण है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है, तो इसमें विद्युत का भी गुण होता होगा। और जब विद्युत के गुण होता होगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन तो निकले महान योद्धा। तो वो क्या किए कि हाइजन के नियम को सिद्ध किए, और सिद्ध करने के बाद में अपना खुद का प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्ध कर लिए। इस नियम से प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोगों को किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के पास ये प्रकाश विद्युत प्रभाव आया कहाँ से? तो एक बात सोचने का है कि यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्पादन तो यहीं से होगा, न्यूटन साहब से होगा। न्यूटन के नियम को फिर हाइजन लाए, हाइजन से पढ़ करके अल्बर्ट आइंस्टीन लाए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हाइजन के नियम के दोहराते हुए आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश कण है और इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, तो प्रकाश में भी विद्युत का गुण है। तो इसी नियम के अनुसार आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत के सिद्धांत को सिद्ध किया, यानी कि खोज किया। तो यहाँ पे तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc² जो हम लोग पढ़े हैं, आगे इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि E = mc² क्या होता है। यह E = mc² प्रकाश विद्युत प्रभाव है, और इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव को आइंस्टीन ने यहाँ पे खोज कर दिया। और हम लोगों को तो पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज किया। लेकिन जब आप एनसीईआरटी के पुस्तकों को ध्यान से अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक साइंटिस्ट न्यूटन, दूसरे साइंटिस्ट हाइजेन, ये दोनों के नियमों को अध्ययन करके आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत के सिद्धांत को प्रूव किया है, E = mc²। अब हम लोगों को यहाँ पे प्रकाश से संबंधित बात होता है थोड़ा सा समाप्त। अब इसके बाद हम लोग दर्पण में एंट्री करेंगे। तो दर्पण में एंट्री करने से पहले सबसे जरूरी की बात है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? समतल दर्पण पढ़ते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण पढ़ते हैं। तो यह समतल दर्पण का अंग्रेजी नाम होता है भैया प्लेन मिरर। इस दर्पण के एक परत पे सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 से कलई किया हुआ होता है। यानी कि देखिए, AgNO3 प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए AgNO3 का कलई किया जाता है। लेकिन एक बात है कि होता है सबसे ज्यादा महंगा, इसलिए हम लोग जो अपने घर में समतल दर्पण अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, उस पे मामूली सी पेंट किया हुआ होता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। अब समतल दर्पण का हम लोग कंडीशन जानेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण का नाम अंग्रेजी होता है प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर में एक परत कलई किया होता है। अब आपका मर्जी, अगर आपके पास क्षमता है, आप एक बहुत अच्छा मतलब परावर्तक आईना अपने घर में रखना चाहते हैं, तो AgNO3 का परत चढ़वा लीजिए। AgNO के चढ़वाइएगा तो बहुत अच्छा आपका मतलब ये सब शकल उकल दिखेगा अच्छा। चलिए यहाँ पे आइए। अब इसका कंडीशन होता है कि भैया मेरे सामने अगर समतल दर्पण खड़ा है, अगर समतल दर्पण में हम अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो यह प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। तो समतल दर्पण का तो हम कंडीशन आपको बता ही दिए कि इसका एक परत AgNO3 से कलई किया हुआ होता है, और समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु को हम रखते हैं उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। अब एक बात और जानना अति आवश्यक है, समतल दर्पण में कोणों का स्थिति क्या होता है। समतल दर्पण में कितने डिग्री पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी।
तो प्रतिबिंबों की संख्या हम लोगों को निकालना है। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम इसको मिटाने के बाद आप लोगों को बताएंगे। कृपया आप लोग अगर इस वीडियो को रोक रोक करके इसको लिख लीजिएगा, क्या है कि नहीं लिखने के बाद हम मिटाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अब हम टॉपिक बनाएंगे समतल दर्पण प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर बना दिए। अब प्लेन मिरर में हम लोगों को जानना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कितने डिग्री के एंगल पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे आप लोग कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा। समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा। यानी कि अब बात देखेंगे कि एक कंडीशन है इसमें कि प्रतिबिंब की संख्या अगर विषम यानी कि ऑड नंबर हो तो यहाँ पे हम ऑड हो तो इसको सिर्फ इसी तरह सही मान लेते हैं। अगर सम हो तो एक घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिससे हम आपको अच्छी तरह से वहां पे मैसेज के द्वारा समझा देंगे। अभी 360 बटा थीटा पर निकालेंगे कैसे, बात यहाँ रहा। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। अगर कोई वस्तु 90 डिग्री के कोण से समतल दर्पण के सामने है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। इसके लिए अब तो थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है भैया 360 बटा थीटा होता है। ठीक है, 360 बटा थीटा होता है, कोई बात नहीं, सब होते रहता है। 360 बटा थीटा होता है। तो अब यहाँ पे देंगे हम 360 बटा 90।
यानी कि एक जीरो से एक जीरो, बस 9 4 जा 36। तो इसमें 4 आ गया प्रतिबिंब की संख्या। अब 4 एक क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा मेरा आंसर, प्रतिबिंबों की संख्या। अब इसके बाद में एक विषम संख्या पर ट्राई कर लेते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लिए होइएगा तो हम मिटाते हैं, ठीक है, थोड़ा देर और रुक जाते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे बस एक 60 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि थीटा बराबर 60 डिग्री है। 60 डिग्री नहीं 45 डिग्री आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी सम संख्या आ जाएगा। अगर यहाँ पे भाग देंगे तो ये भी सम संख्या आ गया, इसमें से भी एक हमको घटाना ही पड़ेगा, इसमें से भी एक माइनस करेंगे। उसके बाद 360 बटा अगर हम 45 करते हैं, 360 बटा 45 करते हैं तो मेरा हो जाएगा, ये भी सम संख्या ही आ रहा है। चलिए ये 8 होगा तो यहाँ पे एक घटा दीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक बात नोट करके लिख लीजिए कि अगर कोई वस्तु 90 डिग्री पे दी तो प्रश्न हो गया, नोट करके लिख लीजिए कि प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या समतल दर्पण में निकालने का फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा। अब प्रतिबिंबों की संख्या अब यहाँ पे लिखिएगा, प्रतिबिंबों की संख्या विषम आने पर वही आंसर होता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रतिबिंबों की संख्या, दूसरा थोड़ा दूसरा मार्कर लगा लेते हैं, और दूसरा में है कि प्रतिबिंबों की संख्या सम यानी इवन नंबर आने पर, इवन नंबर आने पर एक, यानी कि एक 1 घटाते हैं। चलिए फिलहाल हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगले दिन इससे आगे प्रयास करेंगे बताने का। अगर मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमको बताइएगा। और इसके बाद आपके आसपास में जितने भी बच्चे होंगे मैट्रिक क्लास में, इस बार अपीयरिंग बोर्ड एग्जाम जो देंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर का प्लान किए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर है, क्योंकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर होता है, उस सभी को हम डिस्कशन करेंगे।
इसी बोर्ड के माध्यम से। और हमारा यह प्रयास आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे एडुकेयर एकेडमी बस थोड़ा सा चैनल है, एकदम छोटा सा, उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।